जोहार छत्तीसगढ़, तोहार छत्तीसगढ़, हमार छत्तीसगढ़। जय जोहार। हम पहुंच चुके हैं डीडी न्यूज का ये विशेष चुनावी रथ लेकर कांकेर में। बस्तर क्षेत्र का कांकेर बेहद चर्चित विधानसभा क्षेत्र है और साथ ही साथ इस जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अपनी आबादी के हिसाब से, अपनी शिक्षा के हिसाब से ये बेहद राजनीतिक रूप से सजग और सक्रिय विधानसभा क्षेत्र और ये जिला माना जाता है। आज हम जनता जनार्दन के बीच में हैं, जब उनसे जानेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के, क्या कुछ स्थिति है बुनियादी विकास की, और साथ ही साथ जो मुख्य लड़ाई यहाँ पर बताई जाती है वो बीजेपी और कांग्रेस की है। हमारे साथ उनके प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है अनूप शर्मा जी, जो कि कांग्रेस से संबद्ध है। लतीफ मेमन पूर्व जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से हैं। यासीन करानी उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एक निष्पक्ष जानकारी देने के लिए 2 खास पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ विजय पांडे जी और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं कमल शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा बीजेपी के भी प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। हमारे साथ है राजा पांडे, जिलाध्यक्ष बीजेपी युवा मोर्चा, पीयूष बलेचा, अरविंद जैन और साथ ही साथ जनता जनार्दन बड़ी संख्या में, जो कि बताएगी कांकेर के मुद्दे, बस्तर के मुद्दे और साथ ही साथ हम टटोलेंगे जनता की नब्ज और निष्पक्ष और पारदर्शी सटीक जानकारी चुनाव की आपको देंगे। सबसे पहले हम जनता जनार्दन का स्वागत करते हैं। अगर बस्तर संभाग की बात करें तो 51-52 में इस विधानसभा का जब गठन हुआ तो केवल 2 सीटें थी विधानसभा की इस जिले में। जिला का गठन तकरीबन 1998 में हुआ। 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना तो उसके बाद भानु प्रतापपुर करके एक और विधानसभा सीट हुई। यहाँ पर तकरीबन 3 विधानसभा सीट है इस कांकेर में। कांकेर बेहद चर्चित है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, राजनीतिक राय लेने के बगैर, क्या कुछ प्रमुख बुनियादी यहाँ के मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे? यहाँ के प्रमुख मुद्दा देखिए, ये आदिवासी बहुल जिला है तो सबसे ज़्यादा आदिवासियों का हित का मुद्दा ही यहाँ पे सबसे प्रमुख है। यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि ये पूरा इलाका माइनिंग का इलाका है। पूरा बस्तर जो है माइनिंग का इलाका है, पूरा छत्तीसगढ़ माइनिंग का इलाका है। तो पूरा नज़र इस पे जो है कारपोरेट घराने का लगा रहता है और कारपोरेट घराना ही दोनों राजनीतिक पार्टियों को चलाती है। तो दोनों राजनीतिक पार्टी जब सत्ता में आते हैं तो जनता के साथ किए गए वादे भूल जाते हैं और अपने पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना और इन सब मुद्दों में वो ज्यादा विकास को नेपथ्य में चला जाता है। बुनियादी सुविधाओं के विकास की अगर बात करें, दोनों सरकारें रही, 70 साल में बारी बारी से लोगों ने राज किया, क्या कुछ स्थिति है? बुनियादी स्थिति बहुत खराब है। जिस ढंग से इस 70 साल में काम होने चाहिए वो काम नहीं हो पाए हैं। योजनाएं बहुत अच्छी बनती हैं लेकिन जमीन में आकर के उसका रूप इतना बिगड़ जाता है कि जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है। जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो अभी तक 70 साल में अलग अलग राजनीतिक दलों के शासनकाल में अभी तक नहीं पहुंचा है। अनूप शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी सरकार है, आप लोग विकास के दावे कर रहे हैं लेकिन निष्पक्ष तरीके से ये बातें कही जा रही कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी आधारभूत संरचनाओं का अकाल है, खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं का। बिल्कुल यह गलत बात है। हमारी भूपेश सरकार इन 5 सालों में इतना विकास कार्य किया है जितना पिछले 15 सालों के भाजपा सरकार में नहीं हुआ है। हम भाजपा के लोगों से भी राय लेंगे। आप बताएं, साफ तरीके से कहा जा रहा है कि काफी विकास हुआ है, जमीन पर क्या कुछ दिखता है? देखिए, 4.5 वर्ष भूपेश बघेल जी के बीतने के बाद कांकेर जिले से 2 सिटिंग एमएलए का टिकट कटना यहाँ का सीधा सा उदाहरण है कि इन्होंने कितना विकास किया है। आप जिस विधानसभा में खड़े हैं, यहाँ के विधायक शिशुपाल सोरी जी का टिकट कटा, अंतागढ़ के विधायक ने निर्दलीय में फॉर्म डाल दिया, वो बागी हो गए हैं अनूप नाग जी ने, और तीसरे भानु प्रतापपुर का भी अवश्य टिकट कटा रहता, परंतु उपचुनाव में वो महिला अभी 6 महीने पूर्व ही विधायक बनी है, लेकिन वो 6 महीने में भी स्कूल मरम्मत के नाम से करोड़ों की धान ली। डीएमएफ के मद में सड़क निर्माण बिना हुए पैसे का आहरण कर लिया गया। स्वास्थ्य शिक्षा की ये जो बात कर रहे हैं, आत्मानंद स्कूल की ये बात करें, हम 15 वर्ष में 22,000 गाँव में 13,000 प्राथमिक पाठशालाएं थी, जिसको हम 38,000 प्राथमिक पाठशालाओं तक 15 वर्ष में पहुंचाए। 3 वर्ष में हम 7,000 करोड़ का बजट जो पढ़ रहे थे, हम रमन सिंह जी ने अंतिम बजट 87,000 करोड़ का पढ़ा। ऐसा कोई डाटा या क्या इनके पास है जो जिले में इन्होंने इतना विकास किया? हाँ, इन्होंने विकास किया है एक मोनेट माइन से, जिसको शिशुपाल सोरी जी के द्वारा संचालन किया गया। हम एक मुद्दे पर बात करेंगे और जो आपने आक्षेप लगाए हैं उसका भी हम जवाब मांगेंगे। साफ तरीके से कहा जा रहा है कि माइनिंग एक ऐसा खजाना है जिसको सरकार ने आपकी लूटा है। डीएमएफ का चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ चुनाव में प्रमुख चुनावी मुद्दा है। जो मिनरल फंड है उसके बेजा उपयोग की क्या कहेंगे?
इन लोग को तो विरोध करना चाहिए ना। जब इनको ऐसा लग रहा है तो विरोध तो किए ही नहीं है इस घोटाला, और ये जो बोल रहे हैं ना माइनिंग का, तो ऐसा हुआ ही नहीं है, तो विरोध भी नहीं किए ना इन लोग। ऐसा रहता तो विरोध करते। नहीं तो अब तो चुनावी मुद्दा बन ही रहा। आप ये बताएं कि जो बीजेपी साफ तरीके से कहती पब्लिक सर्विस कमीशन में भी घोटाले की बात कही जाती है। नहीं, क्या है आरोप लगाना, बेबुनियाद आरोप लगाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। तो अगर आरोप लगाना आपको लगता है कि आरोप सही है तो आप तथ्यात्मक दस्तावेजों के साथ आप बिल्कुल जो है विरोध कीजिए और शिकायत कीजिए। उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। ये जबानी जो है आप किसी के ऊपर आरोप लगा दें कि भाई माइनिंग में घोटाला हुआ है। जांच पे जांच और तारीख पे तारीख चलती रहे। आप इन दोनों मुद्दों पर ये राय दें, जिस तरीके से बीजेपी कहती है डीएमएफ के मामले पर, या फिर जो पीएससी के पब्लिक सर्विस कमीशन का एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, ये दोनों मुद्दे चुनाव को कितना प्रभावित कर सकते हैं? ये एक चुनाव को तो लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में इनका कोई प्रभाव नहीं हुआ है। जो प्रभाव पड़ेगा वो शहरी क्षेत्रों में पड़ेगा। ग्रामीणों में इतनी जल्दी ये जो चीज़ें आती हैं वो बहुत जल्दी प्रभाव नहीं डाल पाती है। ग्रामीणों में भ्रष्टाचार ये वो मुद्दा नहीं होता, उनको मूलभूत की जरूरत होती है। मूलभूत की वो लोग बातें करते हैं, और ये बड़े जितने भी स्कैम होते हैं वो स्कैम नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में उनका कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि बहुत बड़ा ये चुनावी मुद्दा नहीं बनने वाला है। आप ये बताएं, आपने कई सारे आक्षेप और आरोप लगाए, आपसे जानना चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो डीएमएफ, क्या आपको लगता है कि बड़ा मुद्दा आप लोग बना पा रहे हैं? हाँ, बड़ा मुद्दा है वो डीएमएफ फंड का, और उससे जो निर्माण हुआ है पूरा हर जगह भ्रष्टाचार हुआ है। रेत खदान हो, लोहा खदान से जो लाल पानी निकल रहा है उससे हजारों किसान का खेती का जमीन जो बर्बाद हो रहा है। और जैसे अभी बताया कि पीएससी का फर्क नहीं पड़ रहा है ग्रामीण एरिया में, हर जगह से शिक्षित बेरोजगार लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। केवल हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उसमें केवल 18 कांग्रेसी परिवार के लोग जो डिप्टी कलेक्टर बने हैं, तो इससे निश्चित रूप से इनका भ्रष्टाचार के कारण ये इस बार सरकार से जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय मुद्दे कौन से ज्यादा प्रभावी आपको लगते हैं? राष्ट्रीय मुद्दे निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। क्या है, अभी गांव-गांव में घर में लोग टेलीविजन देखते हैं और दूरदर्शन के माध्यम से सारा समाचार लोगों के पास पहुंच रहा है। विवेक जी, आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या राष्ट्रीय मुद्दे चुनाव में कितना असर डालेंगे या फिर क्षेत्रीय मुद्दे ही बहुत ज्यादा प्रभावी रहेंगे? नहीं, क्षेत्रीय मुद्दे तो ज्यादा प्रभावित रहते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी प्रभाव करते हैं। क्षेत्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे दोनों कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में असर डालेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, युवा हैं, नौजवान हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का है, वो नौजवानों के मन में क्या असर डाल? मन में तो ये है, केवल पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला भ्रष्टाचार तो ये है ही, लेकिन हर नौकरियों में कमीशन रेट फिक्स करना, सोशल मीडिया पे इन आंसर शीट का निकलना, हाई कोर्ट का संज्ञान लेना, ये तमाम मुद्दे युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। जो पिछले सरकारों ने किया, 15 साल सरकार रही, 15 साल में कांकेर में एक एग्रीकल्चर कॉलेज बना, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, मॉडल कॉलेज बना, ये मेडिकल कॉलेज आ गया। ये भाजपा का विकास दिखाता है, लेकिन जो वही कांग्रेस है, एक भी निर्माण कार्य, एक भी नया भवन नहीं बनाई। एक आत्मन भवन का नाम बदल करके बाकी उन्हीं की जिम्मेदारी जो सरकारी स्कूलें हैं उसको बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया है। केंद्र सरकार एक और बड़ी उपलब्धि बताती है कि तकरीबन 50% से ज्यादा नक्सल प्रभावित जो घटनाएं होती थी वो खत्म हुई हैं सीआरपीएफ या फिर केंद्रीय बलों के योगदान से। किस रूप में अभी भी यहाँ पर यह समस्या है? आज भी है, नक्सल का समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है, कोई हल नहीं निकला है। 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट में, रमन सिंह की गवर्नमेंट में बहुत स्थिर हो गया था नक्सल समस्या, इस गवर्नमेंट में और बढ़ गए हैं। देखिए तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। कितनी लगाम लग पाई है आपके वर्तमान शासनकाल के दौरान, कांग्रेस के शासनकाल के दौरान, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी बाधित होता है। विकास भी बहुत हुआ है और ये सब घटना दुर्घटना जो होती थी इसमें बहुत अंकुश लगा है, बहुत लगाम लगा है। पहले की आप देखें तो नक्सली घटनाएं कितनी होती थी, आज देखिए तो बहुत कम परसेंट पे है। एक चीज़ मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, भाई साहब ने भी एक सवाल कर रहा था कि माइनिंग एरिया है और कृषि को फर्क पड़ा है, तो उनको शायद आंकड़ा नहीं मालूम है कि 15 साल में इनकी जब गवर्नमेंट थी तो इनका धान खरीदी का ग्राफ क्या था और आज क्या है। धान खरीदी का आंकड़ा अगर बढ़ रहा है, धान खरीदी का टारगेट अगर बढ़ रहा है, तो कृषि को कहीं पे नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि भूपेश सरकार ने फायदा दिलाया है। चाहे वो बोर के हो, चाहे कर्ज माफी हो, चाहे बोर उत्खनन में सब्सिडी हो, इन सब चीज़ों पे
धान का समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाने पे हो, इन सब चीजों पे भूपेश सरकार ने किसानों को साथ दिया है। इसलिए आज कृषि का स्तर बढ़ा है और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी है, लेकिन किसानों के लिए सबसे ज्यादा दरकार होती है, अगर देखें तो अंतागढ़ या भानु प्रतापपुर इन सब क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा कैसी है? अभी भी किसान कहीं ना कहीं भगवान भरोसे ही है, या फिर जैसे कहा जा रहा है कि किसान बहुत खुशहाल है? ये अच्छी बात इन्होंने बताई है। इनके द्वारा बिजली बिल हाफ बोला गया था। निश्चित तौर पे किसान को जिस समय सिंचाई के लिए बोर की जरूरत पड़ती है, उस समय पे बिजली की जरूरत पड़ती है, उस समय गांव-गांव में उन्होंने बिजली को बंद रखा है। इन्होंने क्या बोला, बोर दिए हैं, परंतु भाई साहब जनपद अध्यक्ष कांग्रेस उनके मिसेस के नाम से और उनके पति के नाम से, दोनों के नाम से अंतागढ़ में कांग्रेस नेताओं के घर में बोर होता है, जिसका हम विरोध करते हैं, और वहाँ के सीएमओ को जेल होता है। ये कृषि के बारे में मत बताएं, बाढ़ आने के पैसे आज तक इन्होंने नहीं दिए। तो ये कृषि में किस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये आप क्षेत्र की जनता से पूछ सकते हैं। दूसरे विषय में जब स्वास्थ्य में आप आते हैं, क्षेत्र के 600 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को इन्होंने बर्खास्त कर दिया था। पंचायत सचिव हड़ताल पर थे, उनसे कोई चर्चा नहीं की गई। पटवारी हड़ताल पर थे, उनसे कोई चर्चा नहीं की गई। पुलिस विभाग को इन्होंने झांसा दिया था कि हम आपका भत्ता बढ़ाएंगे और तनख्वाह बढ़ाएंगे, परंतु इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। इन्होंने 36 वादे किए, गंगा जल की कसम लेकर जब शराबबंदी का वादा किया, लेकिन कोरोना में घर घर ऑनलाइन इन्होंने शराब बांटा है। ये कांग्रेस की सरकार, प्रत्येक मैं तो अभी भी कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाह रहा हूं, यदि आपने विकास किया था तो 2-2 सीटिंग एमएलए का कांकेर जिले में टिकट क्यों काटा? नौजवान के क्या मुद्दे हैं? नौजवान कितना चिंतित या आक्रोशित दिखता है जब वो पब्लिक सर्विस कमीशन या अन्य सेवाओं में, नौकरियों में भ्रष्टाचार की बात का दावा करता है? ये तो स्वाभाविक है कि नौकरियों में लोगों का भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। कोई भी जो नौकरी हुई है, जो भी भर्ती हुई है, सभी उसमें देखेंगे कहीं ना कहीं शिकायतें आई है और वो मुद्दे लगातार उठे हैं और दोनों सरकारों में हुआ है, उस समय भी हुआ है। और ये जो है अभी जो आक्रोश लोगों का जो बना हुआ है, वो आक्रोश कहीं ना कहीं दिखाई देगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहुत सारे मुद्दे हैं जनता जनार्दन जिस पर अपना जनादेश देगी, और जो निर्णय होगा वो सबको स्वीकार्य होगा और जनादेश को सर माथे पर लगाना पड़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे, बार बार आपके प्रतिपक्षी ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों विधायक का टिकट काटा, एक। दूसरा ये कि जिनका टिकट कटा है वो लोग कितना नुकसान पहुंचाएंगे। बड़ी संख्या में, तकरीबन 17 से ज्यादा विधायकों का टिकट अब तक की आई सूची में कटा हुआ है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे, कितना आपको भीतरघात की आशंका दिखती? देखिए, पार्टी से हमारे विधायक का टिकट कटना ये हमारा आंतरिक मामला है। पार्टी इसका हाईकमान इसका निर्णय लेती है। पिछली बार विधानसभा में शंकर ध्रुवा विधायक थे, उनकी टिकट काटी, लेकिन वो 5 साल पार्टी में बने रहे और हर कार्यक्रम में आना जाना, हर चीज़ों में साथ दिए। और तो अभी वो शिशुपाल जी का टिकट कट गया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको पार्टी दूसरा महत्व देगी, दूसरे स्थान देगी, जिम्मेदारी देगी उनको। जिन विधायकों का टिकट कटा है, क्या आपको भीतरघात की आशंका नहीं दिखती कि आपको चुनौती मिलेगी? ना, किसी भी प्रकार की भीतरघात की कोई यहाँ पे आशंका तो दिख नहीं रही है। कांकेर का जैसे अनूप सर ने बताई दिया, हमारे यहाँ सिस्टम बना है, कांग्रेस में लोकतंत्र है, और जरूरी नहीं कि एक विधायक बना है तो हम दूसरों को भी मौका देते हैं। शिशुपाल जी का टिकट कटा, वो साथ में भी काम कर रहे हैं, अभी भी वो फील्ड में है। ठीक है जी, की बात कर लेते हैं। कांकेर के अलावा अगर पूरे प्रदेश स्तर पर देखें तो टी.एस. देव सिंह बाभा और बघेल जी के जो 36 के आंकड़े मीडिया से लेकर आप सबकी सरगर्मियों में रहते हैं, कानाफूसी होती है, सरगुजा क्षेत्र के जो बंटवारे हुए, उन सब पे आपको कहीं नहीं दिखता कि भीतरघात होगी? देखिए, भीतरघात, देखिए वो होता क्या है सर, भीतरघात की जो हल्की से जो आहट होती है, मीडिया एक्चुअली उसको टीआरपी के लिए बहुत बढ़ा देती है। मेन बात छोड़िए, देखिए धुआं होगा, आग होगी तो धुआं होगा, जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, ये माना जाता है, एक निष्कर्ष निकाला जाता है। आक्षेप सर, मीडिया का भी सर्वे आ रहा है कि कांग्रेस ही इस बार एज पे है और कांग्रेस फिर से सरकार बना रही है। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि दावे किए जा रहे हैं कि इन सब मुद्दों का कोई असर नहीं पड़ेगा। सर, बेरोजगारी का और यहाँ पर जितना हर भर्ती में भ्रष्टाचार है, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो, व्यापम हो, स्वास्थ्य विभाग हो, और उसके अलावा जो यहाँ पर दैनिक वेतन भोगी संविदा और मशहूर रोल पर जो
कार्यरत थे, जिनको नियमित करने का वादा किया गया था, आज पूरा चुनाव आ गया लेकिन आज तक के ऐसे बेरोजगारों को ना नियमितीकरण हुआ। तो बेरोजगारों में बहुत ज़्यादा विरोध है और ये सरकार सिर्फ ठगने का काम किया बेरोजगारों को, और जो पहले से लगे थे। भैया इन्होंने ये शिक्षा की बात करते हैं, पहला मैंने आपको विधायक का उदाहरण दिया कि विधायक के सिटिंग एमएलए की टिकट कटी। अब मैं बोलता हूं, यदि आप आत्मानंद स्कूली शिक्षा का ढिंडोरा पीटते हैं तो आप शिक्षा मंत्री का टिकट क्यों काटते हैं और शिक्षा मंत्री को उसके पद से क्यों हटाते हैं? इसका भी जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। मेरे मित्र अभी पत्रकारों के ऊपर आरोप लगा रहे थे आपके लाइव शो में। इसी कांग्रेस की सत्ता में कांग्रेस के नेता के द्वारा यहाँ के एक पत्रकार को पीटा गया था, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्र के पूरे पत्रकार धरने पर बैठे थे। ये पत्रकार सुरक्षा की बात करते हैं और ये शिक्षा और पैसे की भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैडम, कलेक्टर को अपने इशारा पर नचाकर ये जो डीएमएफ की राशि में बंदर बांट के भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस 2023 में आने वाली है और इसका एक एक पोल पट्टी खोलेंगे। 2000 करोड़ का शराब घोटाला होता है, इसकी सौम्या चौरसिया जेल में होती है, इनके डेबर साहब जेल चले जाते हैं। ईडी यदि यहाँ के राम गोपाल अग्रवाल सहित सबके घर जाती है तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द क्यों होता है? और जहाँ धुआं उठेगा वहीं आग लगेगी। तो भ्रष्टाचार हुआ है, इसीलिए ईडी आती है और इसीलिए इनके नेता लगातार जेल में जा रहे हैं। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। लगाने का काम तो इन्हीं लोग करते हैं सर। झूठ पे झूठ बोल के आदत है। झूठ हर समय झूठ बोलने का आदत है भाई, चाहे केंद्र में बैठे हो चाहे वो छत्तीसगढ़ में बैठे, वो झूठ ही बोलेंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ था शराबबंदी का। वचन दिया गया था शराबबंदी का, लेकिन आबकारी मंत्री ने ऐसा बयान दिया कि पूरी दुनिया में चर्चित हो गया। उन्होंने कहा कि मैं बयान नहीं दोहराना चाहूँगा। शराबबंदी पे वादा खिलाफी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आप मंत्री जी की बात कर रहे हैं, हमारे बस्तर में आदिवासियों में ये कल्चर है, शराब बनाना, शराब पिलाना। उनके यहाँ सुख दुख कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें शराब कंपलसरी है। इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है कि मंत्री जी ने ऐसा कहा। हमारी भूपेश सरकार वचनबद्ध है, शराबबंदी करेंगे, उसके लिए प्रक्रिया चालू है, उसके लिए कमेटी भी बना दी गई है और जैसी रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर अमल किया जाएगा। आने वाले समय में अमल किया जाएगा, कमेटी बन गई है। और आपसे राय जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का बयान यहाँ के आबकारी मंत्री ने भी दिया था और सरकार बनने के पहले शराबबंदी का वादा किया गया था, क्या ये भी एक मुद्दा तो ये रहेगा। और आबकारी मंत्री की बात करें तो उनको तो लोग दूध भात बोल देते हैं, सब लोग यही बोलते हैं कि उनकी दूध भात वाली बात रहती है। और यदि उन्होंने वादा किया था, अपने उसमें घोषणा पत्र में लिया था, उस पर अमल नहीं हो पाया तो ये तो मुद्दा स्वाभाविक रहेगा। और कितना असरदार होगा ये? अभी कितना असरदार होगा तो इसका तो अभी आकलन अपन नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट जिस तरह से किसानों के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया तुरंत पूरा कर दिया, ये कमिटमेंट था नहीं हो पाया, तो ये एक कंपैरिजन इम्पैक्ट तो पड़ता है जीवन में। पिछली बार निश्चित रूप से कांग्रेस ने ये वादा किया था और गंगा जल पी के कसम खाया था, ये बात तो बिल्कुल सच है, सबने देखा है, पूरी जनता ने छत्तीसगढ़ के। मगर जब कांग्रेस सत्ता में आई तो केंद्र में भाजपा की सरकार ने तरह तरह के फंड इनका रोका, तो उसके बाद उन्होंने वही शराब के राजस्व से ही किसानों को पैसे बांटे। अब अगर किसानों को 30,000, 3,000 या 3600 की बात कर रहे हैं तो किसानों को और यहाँ की जनता को भी समझ जाना चाहिए कि अभी तक दारू जिन कस्बों में बिक रहा था अब गांव-गांव में बिकेंगे अगले सरकार में। यानी कि इस पर शराबबंदी चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन उम्मीद ये नहीं दिखती है कि प्रैक्टिकली हो पाएगा। बहुत सारे आरोप ये लगाए गए कि लंबे समय तक भाजपा ने शासन किया, उतना अपेक्षित विकास नहीं हुआ, बघेल साहब ने जो शासन किया उसमें ज़्यादा हुआ। ये क्या, इसका क्या जवाब है? मैं सीधा सा बोलता हूँ, एक मेडिकल कॉलेज से हम यदि 1100 सीटें तक बना देते हैं, यही 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 60,000 किलोमीटर सड़क यदि 15 साल के शासन में बनता है तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरे देश का पहला ऐसा राज्य रहा जहां 50,000 तक स्वास्थ्य मुफ्त किया गया, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1 रुपए किलो प्रति चावल यदि दिया गया तो यही डॉक्टर रमन सिंह की 15 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि इंजीनियरिंग कॉलेज 50 खोले गए तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एम्स खोले गए तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किस आईने से ये विकास देखना चाहते हैं, ये मेरे साथ चले, ये मेरे साथ एक बार खुलकर बोल दे, अपना एक बार आंकड़े के साथ सामने आए कि इन्होंने कितनी विद्यालय खोली, कितनी सड़कें
एक खोली। हर गांव में यदि हम सिंगल बत्ती कनेक्शन देते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इनके द्वारा एक भी आंकड़ा आपके सामने यदि प्रस्तुत किया जाता है तो मैं स्वीकार करूंगा कि हाँ, इन्होंने इतने सड़क बनाए, इतने पुल पुलिया बनाई, इतने आत्मानंद स्कूल खोले। आत्मानंद स्कूल यहाँ कांकेर शहर में भी पुराने विद्यालय को बंद करके अंग्रेजी माध्यम करना, क्या एक नया स्कूल का उन्नयन करना होता है क्या? इन्हीं आरोपों का हम जवाब लेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों सरकारों का अगर देखें, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लंबे समय तक शासन किया। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति क्या है? सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी विकसित हुई? देखा जाए यहाँ पर ज़मीनी हकीकत देखेंगे तो यह लग रहा है ग्रामीण इलाकों हो या तो शहर में सरकार आने के बाद दोनों दावे करते हैं, अपने अपने दावे करते हैं उन लोग की ये विकास करेंगे, लेकिन देखा जाए तो विकास तो होता नहीं है, छूट फूट होता है होने के लिए, एक नहीं होना कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन जिस टाइप से होना चाहिए सरकार आने के बाद वो नहीं हो पाता। उतना विकास नहीं हुआ। एक नौजवान के तौर पर आपकी क्या अपेक्षा है? अभी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी तक मेरे को तो विकास नहीं दिखा है, कहीं विकास नहीं हुआ है। आप रोड जाइए, रोड देखिए, कांकेर ज़िले के पूरे रोड देखिए, रोड की स्थिति क्या मतलब पूरे गंदे हो चुके हैं, गड्ढे ज़्यादा दिखते हैं, रोड कम दिखते हैं। ये लोग राजनीतिक दल के नहीं हैं, जनता जनार्दन है, सामान्य लोग हैं जिनका कोई अभी तक राजनीतिक झुकाव नहीं हुआ है, उनसे हम राय लेते हैं। किस रूप में आप देखते हैं कि अब तक के हुए विकास कार्यों को? देखिए, जिस तरह से कोई भी सत्ता में रहे विपक्ष मजबूत होनी चाहिए, लेकिन ना यहाँ विपक्ष दोनों, मतलब जब ये सत्ता में रहती है तो वो विपक्ष मजबूत नहीं रहती। मतलब कोई ना कोई किसी चीज़ का अगर विरोध जब तक कि सही ढंग से नहीं होगा तब तक कैसे होगा। यानी कि बीच में जनता कहीं पिसती है और वो अपेक्षित विकास पूरे क्षेत्र में नहीं हुआ। नौजवानों को क्या लगता है कि चुनाव में जो जीत के जाते हैं वो क्या कुछ करें? चुनावी जो मुद्दे होते हैं, चुनाव में वो जो है अपने सब दावे करते हैं, अपने मुद्दे रखते हैं, लेकिन जब दोनों पार्टी चुनाव जब जीत के आती है तो जो युवाओं हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, ये जो मुद्दा होते हैं, लेकिन इनको जो है कोई भी सरकार इन मुद्दों को लेकर जो है जमीन हकीकत में नहीं आती। आपकी राय, युवा नौजवान क्या चाहता है? निश्चित ही युवा नौजवान को यहाँ मिलना चाहिए, क्योंकि युवा जो नौजवान है उनके लिए यहाँ पर कुछ विशेष हो नहीं पा रहे। बस्तर में अगर अपन देखते हैं तो स्थानीय भर्ती के लेके काफ़ी मांग किया जा रहा है। यहाँ हर वर्ग के जो लोग हैं वो स्थानीय भर्ती को लेके मांग कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय भर्ती पर कोई खासा ध्यान नहीं दिया जा रहा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बहुत सारे मुद्दे हुए, हमने चर्चा की। एक बार हम और एक बेहद चर्चित जो मुद्दा है इस पूरे विधानसभा चुनाव का, एक पाया हुआ है पूरी के पूरे एक संभाग में, उस पर गैम्बलिंग जैसा काम चल रहा है। उस पर दोनों की राय लेंगे। सबसे पहले सत्ता पक्ष की राय लेते हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ऐप के जरिए जुआ खिलाया जा रहा है, सरकार बैठी हुई है, वहाँ के एसपी कहते हैं हाँ कार्रवाई की जा रही है, ईडी छापा मारता है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती, वो बंद भी नहीं होता। बिल्कुल, इसका तो हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान भी आ गया है कि भाजपा को इन्होंने चंदा भी दिया है, भाजपा इसलिए चुप बैठी है। लेकिन सरकार तो आपकी है, सरकार क्यों गिरफ्तारी की है? आप पता कर लीजिए, गिरफ्तारी हुई है महादेव ऐप वाले की, और उसके बाद अभी भी वो पूरा का पूरा चल रहा है। ये भी बताया जाता है कि बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व भी हैं। ये कितना बड़ा मुद्दा और इस पर आपकी क्या राय है, जिस तरीके से गैम्बलिंग का एक ऐप आया हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर पूरे देश में एक आश्चर्य की बात होती है कि छत्तीसगढ़ का एक युवा निकलता है और 250 करोड़ से अधिक में शादी करता है। ये पत्रकारों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को पता चलता है, और ईडी की जब रेड पड़नी चालू होती है और उनमें कांग्रेसी नेताओं का नाम आना चालू होता है, निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ में पैसों की धांधली हो रही थी, इसको सट्टा के माध्यम से विदेश भेजकर कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें पूर्णतः संलिप्त है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही इस पर और विशेष जांच कराकर एक एक पहलू हम आपके सामने रखेंगे। कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है, जो क्या आपको लगता है जो किंगपिन है? छोटे छोटे ठेले और टपरी वाले को गिरफ्तार करने से क्या होगा? बड़े बड़े नेता और मंत्री जिनके संरक्षण पे ये ऐप चल रहा है, सौरभ चंद्राकर की पूरी टीम, 2000 से ज्यादा युवा भिलाई से निकलकर सऊदी, पुणे, मुंबई अलग अलग क्षेत्रों में बैठे हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों ये नहीं कर पा रहे हैं? इस पर हम राय लेते हैं, निष्पक्ष राय लेते हैं जो यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये जो पूरा का पूरा गोरख धंधा चल रहा है, कांग्रेस का कुछ कहना है, बीजेपी का कुछ कहना है, कितना ये प्रभावित कर रहा है
अगर वो देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के भी लिहाज से। राष्ट्रीय सुरक्षा ये एक तो जो मुद्दा आया है, ये इसका जो लेवल है, जब तक ईडी टीम जांच करके रिपोर्ट सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकती तब तक कुछ खुलासा नहीं हो पाएगा। ये बड़ा भी जितना अभी तक मीडिया में चीज़ें आई हुई है कि इतने करोड़ का घोटाला किया है, भिलाई का बंदा था, लेकिन अभी तक ईडी ने ये नहीं कनेक्शन ढूंढ पाई है कि इसका कनेक्शन डी कंपनी से है या क्या है। मेरे इस राय ये है कि जितने भी चुनाव हुए हैं आज तक, उसमें भ्रष्टाचार और इस तरह का अनियमित ढंग से पैसा कमाने का मुद्दा कभी जनता को प्रभावित नहीं करता है। जनता को प्रभावित करने वाला एक बहुत प्रमुख मुद्दा यहाँ से छूट रहा है अभी बातचीत में, मैं उसको रखना चाहूँगा। आरक्षण का मुद्दा में यहाँ पे जनता जो है काफ़ी नाराज है। पिछड़े वर्ग के लोग काफ़ी नाराज हैं वर्तमान सरकार से। अनुसूचित जनजाति के लोग नाराज हैं, अनुसूचित जाति के लोग नाराज हैं और अपना अपना प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं जो वोट प्रतिशत को काफ़ी प्रभावित करेंगे और वो जो है चुनाव के रिजल्ट को अस्त व्यस्त करेगी, जैसा कि दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टी सोच रहे हैं। अलग अलग सबकी राय है क्योंकि राजनीतिक दल अलग अलग हैं। हाँ, जनता को जनादेश देना है, 7 नवंबर को चुनाव होना है। हमारी बस यही अपील है जनता जनार्दन से कि सबसे ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने मन के प्रत्याशी को चुने और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। कांकेर से फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी छत्तीसगढ़ के एक और जिले में, वहां के राजनीतिक समीकरण को बताते हुए। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त